इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में, जो कि बताता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग जाने कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के टाइम पे हम लोग जाने कि जो डायरेक्ट अर्थ से निकलता है, जैसे कि माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जो डायरेक्ट अर्थ से निकलता है वो सब आता है आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो होता है जो अर्थ से निकलता तो है, नेचुरल रिसोर्सेज तो होता है, बट उसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। तो वैल्यू ऐड करने के बाद उसको चेंज करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको, वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। एग्जांपल के तौर पे जैसे माइनिंग, माइनिंग क्या था, एक अपना एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी था, बट सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो माइन किया हुआ, मान लेते हैं कि आयरन ओर है, आयरन जो था हम लोग का वो माइन किया हुआ था। अब आयरन को तो कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं करता है, आयरन ओर को तो कोई डायरेक्ट यूज़ नहीं करता है, तो आयरन ओर को क्या किया जाता है, उसको आयरन को चेंज किया जाता है, उसको स्टील बनाया जाता है। अब स्टील बनाने का जो प्रोसेस था वही हो गया अपना सेकेंडरी एक्टिविटीज़। यहाँ पे स्टील का बहुत यूज़ है, जैसे कि स्टील का बर्तन बन सकता है, या स्टील का आजकल झलना बनता है, विंडो बन सकता है, या डोर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है ना। तो इसलिए स्टील जब बन गया वो आयरन ओर से, तो उसका जो यूज़फुलनेस था, उसका जो स्कोप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यही करता है कि वो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का जो प्रोडक्ट था उसको वो चेंज करके उसको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में बना देता है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मेनली क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब किसी चीज़ को चेंज करना, मैन्युफैक्चर करना, बनाना, प्रोसेसिंग, किसी चीज़ को प्रोसेस करना, उस जो प्रोसेस लगता है, जैसे कि आयरन ओर को अभी हम स्टील बना रहे हैं, वो जो प्रोसेस हो रहा है। और कंस्ट्रक्शन, जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे पास पत्थर है बहुत सारा, लेकिन पत्थर से रोड तो नहीं बनेगा, रोड को बनाना पड़ेगा, है ना। तो वो जो प्रोसेस था रोड कि पत्थर को रोड बनाने का जो प्रोसेस था वो अपना सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ गया, तो वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। अब मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारा तरीका होता है, जैसे कि आयरन और स्टील को भी बनाया जाता है, या कॉटन को भी कपड़ा में बनाया जाता है, या फिर प्लास्टिक टॉयज़ को बनाया जाता है। तो अलग अलग तरीका का मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जैसे कि मेनली ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हो गया, जैसे कि अपना इंडिया वगैरह हो गया, यहाँ पर देखो आपकी कॉटन का इंडस्ट्रीज़ काफ़ी सारा है ना, कॉटन का इंडस्ट्रीज़ है, आयरन ओर का इंडस्ट्री है। लेकिन यही अगर आप अमेरिका चले जाओ तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत अलग हो जाता है, एकदम हाई क्वालिटी, जैसे कि सेमी कंडक्टर का इंडस्ट्रीज़ हो गया, या ताइवान में चले जाओ वहाँ पे सेमी कंडक्टर का इंडस्ट्री मिल जाएगा आपको। तो इसलिए अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके का इंडस्ट्रीज़ मिलता है जो कि चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर हम मॉडर्न, जो आजकल का ज़माना में बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होता है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज़ होता है, वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वाला इंडस्ट्रीज़। ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या उसका विशेषताएं हैं, या क्या क्या उसका जो चीज़ें हैं जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले होता है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि अगर एक इंडस्ट्री है जहाँ पर मान लेते हैं कि स्टील बन रहा है, आयरन से स्टील बन रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं उसका एक अलग अलग स्किल है, जैसे कि किसी का कोई आयरन को अलग कर रहा है, या फिर कोई वहाँ पे देख रहा है कि आयरन स्टील में कैसे कन्वर्ट होगा, है ना। तो इस तरह से जो स्किल है लोगों का वो अलग अलग होता है। प्रोडक्शन का जो मेथड है वो भी अलग अलग होता है, जैसे कि कोई आयरन ओर को चेंज कर रहा है, उसको कूल डाउन कर रहा है, तो वो एक अलग मेथड हो गया। या फिर वो कूल डाउन करने के बाद जो उसको जो स्टील में बना रहा है वो एक अलग मेथड हो गया, है ना। अब अगर ये एक एक करके करता है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो इसका पैसा लगता है, कॉस्ट लगता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है तो यहाँ पर एक आदमी का काम कुछ अलग होता है, दूसरे आदमी का काम कुछ अलग होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि चॉकलेट का कोई फैक्ट्री है। चॉकलेट का फैक्ट्री में क्या होता है, कोकोआ एक टाइप का फल होता है, वो आता है। कोकोआ आने के बाद वहाँ पे कुछ कुछ ऐसे वर्कर्स रहते हैं जो उसको कोकोआ को धोते हैं, दूसरा वर्कर उसको सुखाते हैं, तीसरा वर्कर उसको चेंज करता है, उसका जिसमें जिसमें इम्प्योरिटीज़ है उसको हटाता है,
चौथा वर्कर उसको फिर से पीसता है। तो इस तरह से जो स्किल है उसका वो अलग अलग हो गया, प्रोडक्शन का अलग अलग मेथड हो गया। कैडबरी में देखो आप कितना सारा अलग अलग टाइप का प्रोडक्शन होता है। कोई कैडबरी का 100 रुपया वाला टॉफ़ी आता है, 50 रुपया वाला आता है, 10 रुपया वाला आता है ना। दूसरा बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज़ में क्या है, मैकेनाइजेशन, मशीन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आजकल तो बहुत बोलता है ना कि रोबोट्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है मशीन इंडस्ट्रीज़ में। तो वो जो रोबोट है वो एक तरह का मैकेनाइजेशन ही तो है, यहाँ पर मशीन ही तो लगाया गया है। रोबोट्स क्या कर रहे हैं इसमें, यहाँ पर वर्कर का कोई काम नहीं है, रोबोट खुद ही उसको उठा दे रहा है कोई भी चीज़ को, या फिर कोई भी चीज़ को यहाँ से वहाँ पहुँचा दे रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, मैकेनाइजेशन का बात करें अगर तो। फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का बात करें, जैसे आप मोबाइल फ़ोन लेते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले जो मोबाइल फ़ोन मिलता था वो कुछ छोटा मोटा होता था जिसमें कीपैड होता था। बट आज का मोबाइल फ़ोन में कितना चीज़ होने लगा है ना, कि हम लोग फ़ोटो ले लेते हैं, वीडियो चला लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। इस तरह से टेक्नोलॉजिकली इनोवेट किया जाते जा रहा है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसमें बहुत अलग अलग रहता है। जैसे कोई मैनेजर का पोस्ट पे है, कोई नॉर्मल वर्कर का पोस्ट पे है, कोई उससे ऊपर है, कोई मैनेजर से ऊपर फिर आपका जो मालिक है वो वाला पोस्ट है ना। और इसका और इसमें ये भी आता है कि जो मैकेनाइजेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहता है, कि कोई रोबोट इधर काम कर रहा है, कोई रोबोट उधर काम कर रहा है। आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है नॉर्मल आदमी को, है ना। फिर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन, जो एकदम पढ़ लिख के आते हैं लोग वो काम करते हैं। फिर एकदम जो अनपढ़ है इसको बस एक ही काम करना है कि फॉर एग्जांपल उसको कोयला को पीटना है, तो वो भी एक तरह का एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन में आ जाएगा। फिर एकदम हाई क्वालिटी जॉब है, जैसे कि अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बात करें, अगर वहाँ पे कुछ भी गलत होगा तो वो गया, है ना। तो एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन भी चाहिए। वास्ट कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, करोड़ों रुपया में लगता है, अरबों रुपया। अभी जो गुजरात में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ का बैठने का बात हो रहा था वो कुछ 2 अरब या 22 अरब के आसपास का था, ठीक है। फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, बहुत लोगों का एक झुंड चाहिए जो कि इसमें काम कर सके। और जो ब्यूरोक्रेसी है, मतलब जो मैनेजमेंट है, जैसे कि मैनेजमेंट लोग देखते होंगे कि हाँ पैसा सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है लोगों के पास, तो वो जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी बेहतर होना चाहिए। अब देखने में ये भी आता है ना कि कोई कोई जगह पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ रहती है। जैसे इंडिया का अगर बात करें तो गुजरात वाले एरिया में, वेस्ट बंगाल और साउथ इंडिया में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ है। लेकिन नॉर्थ इंडिया वाला एरिया जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर उतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। तो आप लोग अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो कि क्या कारण हो सकता है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड वाले रीजन में, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़ का हिस्सा, ये रीजन में कम इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन गुजरात, मुंबई में काफ़ी इंडस्ट्री है। क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? आप लोग पॉज करके सोचो। अगर इसका आंसर का बात करें तो सबसे पहला आता है कि एक्सेस टू मार्केट होना चाहिए। जैसे कि देखो बिहार का लोग काफ़ी गरीब है अगर गुजरात की तुलना में करें तो उस सिचुएशन में यहाँ पर उनका प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोगों की कमी है। जैसे कि अगर मान लेते हैं गुजरात में कोई अभी रिफाइनरी ऑयल वाला बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे, तो ऑयल खरीदने के लिए तो वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत में तो उसका मार्केट है नहीं, तो यहाँ पर एक्सेस टू मार्केट नहीं है, ठीक है। मार्केट के लिए पीपल चाहिए, पीपल नहीं है यहाँ पर। अभी बीफ इंडस्ट्रीज़ है, तो बीफ इंडस्ट्री में क्या होता है कि बीफ को तो एक्सपोर्ट किया जाएगा, भारत में तो कोई खाएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर उसका मार्केट नहीं है, इसलिए कोई कोई रीजन में वो नहीं होता है। तीसरा है रॉ मटेरियल का एक्सेस। बोला जाता है कि झारखंड में काफ़ी रॉ मटेरियल, लेकिन झारखंड क्या करता है कि जैसे आयरन ओर है, कोयला है, वो सब एक्सपोर्ट कर देता है कहाँ पर, गुजरात वगैरह जगह पे, ताकि वो जा कर के वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बैठाए। तो रॉ मटेरियल सिर्फ होना चाहिए नहीं होता है, यहाँ पे रॉ मटेरियल के साथ और भी कुछ कुछ चाहिए। सबसे पहला तो सप्लाई, लेबर का सप्लाई। देखो आप अगर कभी आप जानोगे बाद में तो जो अपना जमशेदपुर में जो टाटा स्टील्स है, टाटा स्टील्स बैठाया ही इसलिए गया था क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स भी था जमशेदपुर में, और जो लेबर सप्लाई था वो कोलकाता से वहाँ पे लेबर लाया जाता था, ठीक है। कोलकाता से लेबर को लाया जाता था और वहाँ पे काम कराया जाता था, इसलिए एक्सेस टू लेबर सप्लाई भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारत में लेबर सप्लाई का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा नंबर आता है कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब जैसे भी सेमी कंडक्टर चिप के बारे में बात करें तो इसका जो इंडस्ट्रीज़ है या फिर नॉर्मल कोई भी इंडस्ट्री, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाइएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है, तो इसलिए सोर्स ऑफ एनर्जी देना इम्पॉर्टेंट है। अगर बिहार वगैरह का बात करें तो यहाँ पर शायद गवर्नमेंट पॉलिसी सही नहीं रहता है या फिर सोर्सेस ऑफ एनर्जी का प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर
यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ उतना नहीं बैठ पाती है ना। फिर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी इंपॉर्टेंट चाहिए कि वो अपना जो सामान है वो कैसे ले जाएगा। सामान अगर प्रोडक्शन हो गया तो उसको रेल चाहिए, रेल से ना अलग अलग जगह पे जाएगा। जैसे कि अगर कोई क्लोथ वाला इंडस्ट्री है, अगर वो अपना कपड़ा बना लिया तो कपड़ा बनाने के बाद रेलवे या फिर एयरवे जैसे भी हो, जहाँ वाटरवे होगा तब ना वो एक्सपोर्ट करेगा। गुजरात में अगर बनाया तब बिहार वो कैसे भेजेगा, रेलवे से, है ना, मालगाड़ी से। और अगर वो उसको बाहर भेजना है तो वो शिप से भेजेगा। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसी, जो कि इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट ही बोलेगी इंडस्ट्री वाले को कि आप यहाँ मत इंडस्ट्री लगाओ, ये ज़मीन हम आपको नहीं देंगे, तो इंडस्ट्री कहाँ से लगेगा, है ना। तो इसलिए गुजरात का जो गवर्नमेंट थी और मुंबई का जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री फ्रेंडली है। देख नहीं देते हुए हाल ही में जो सेमीकंडक्टर चिप के लिए आया था बात, तो गुजरात और मुंबई में कैसे हंगामा मच गया कि कौन लेगा इसको, कौन लेगा इसको। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट पॉलिसी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला है कि फुटलूज इंडस्ट्री क्या होता है। फुटलूज इंडस्ट्रीज़ क्या होता है? तो फुटलूज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जो कि बहुत बड़े जगह में कहीं पर भी लग सकता है। जैसे कि भारतवर्ष में वो कहीं पर भी आप उसको बैठा सकते हो, और उस पे ये नहीं है कि ये कुछ खास रॉ मटेरियल आएगा तभी वो बन पाएगा, है ना। किसी स्पेसिफिक मटेरियल पे वो नहीं। जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप में अगर सिलिकॉन आएगा तभी वो बनेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा फुटलूज इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो नॉर्मली ऐसा जगह पे रहता है जहाँ से कहीं से भी उसको सामान मिल सकता है, और वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्शन करता है अपना। और वो जो प्रोडक्शन करता है वो नॉर्मली रोड नेटवर्क से अपना भेज देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, अगर कोई घर है जिसमें दिया बना के, मिट्टी का दिया बना के बेचा जा रहा है, तो उसको फुटलूज इंडस्ट्री कहा जा सकता है। क्योंकि देखो मिट्टी तो कहीं से भी मिल जाएगा, है ना। मिट्टी तो कहीं से भी मिल जाएगा, तो उसको किसी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स के लिए निर्भर नहीं करना पड़ेगा। और मिट्टी बनने के बाद वो दिया अपना रोड नेटवर्क से कहीं पर भी वो बेच सकता है, ठीक है। तो ये एक फुटलूज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल आप लोग कमेंट सेक्शन में भी दो कि फुटलूज इंडस्ट्री का कौन सा एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब अगर बात करें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया जा रहा है चार चीज़ों पे मेनली इसको क्लासीफाई किया जाता है। पहला है साइज पे, इसका आकार कितना बड़ा है। दूसरा है रॉ मटेरियल्स किस तरह का यूज़ हो रहा है। तीसरा क्या वो आउटपुट या मतलब क्या प्रोडक्ट वो दे रहा है। और चौथा है कि ओनरशिप कैसा है। पहले साइज पे आते हैं। तो साइज तीन तरह का मेनली होता है। पहला कॉटेज और हाउस होल्ड, मतलब घर में ही इंडस्ट्री बना लिया, जैसे कि दिया वाला हम बोले, दिया इंडस्ट्री क्या था यहाँ पे, कॉटेज इंडस्ट्री। फिर आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे कि चमड़ा वाला मान लेते हैं। फिर आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मतलब बड़ा बड़ा, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गया, आयरन और इंडस्ट्रीज़ हो गया, इस प्रकार का। अब बात करें अगर हम लोग रॉ मटेरियल्स के बारे में, तो पहला है एग्रो बेस्ड, मतलब कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड इंडस्ट्रीज़। जैसे कि शुगर केन आता है तो वो शुगर बना देता है, तो वो भी एक तरह का इंडस्ट्री हो गया जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। दूसरा आता है मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड का आप एग्जांपल होगा दो तरह का। पहला देखो, जानते ही होगे आप लोग कि मिनरल्स दो तरह का होता है, एक होता है मेटल्स, दूसरा होता है नन मेटल्स। मेटल्स में होगा आयरन वाला, फेरस, और दूसरा नन फेरस, मतलब जिसमें आयरन का यूज़ नहीं होता है। तो आयरन वाला का बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, और बिना आयरन वाला का बात करें तो वो है अपना कॉपर, अल्मुनियम, और अपना ये नहीं होता है अंगूठी वगैरह जो बनता है, जेम्स एंड ज्वेलरीज। नन मेटल्स का बात करें तो सीमेंट हो गया, फिर मिट्टी का काम हो गया, है ना, फिर आपका ईंट का काम हो गया, तो पॉटरी वगैरह। फिर तीसरा नंबर पे रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे केमिकल बेस्ड, जिसमें केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल, जैसे कि प्लास्टिक, जैसे कि फाइबर, है ना, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो रहा है। अब चौथा अगर बात करें हम लोग फॉरेस्ट बेस्ड, मतलब कि फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट उसमें यूज़ हो रहा है, जैसे कि टिम्बर, लकड़ी का प्रोडक्ट। लकड़ी का क्या बन रहा है, टेबल बन रहा है, चौकी बन रहा है ना, अलग अलग तरीके का कुछ कुछ बन रहा है, पेपर बन रहा है। एनिमल बेस्ड का अगर बात करें तो एनिमल का इसमें रॉ मटेरियल्स यूज़ हो रहा है, जैसे कि लेदर, मतलब कि चमड़े का बन रहा है, चमड़े का बेल्ट बन रहा है, चमड़े का जूता बन रहा है। फिर वुल बन रहा है, मतलब कि जो अपना सिप है उसका उसका जो वुल्स है उसका कपड़ा बन रहा है, स्वेटर बन रहा है।
अब कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स देती है इंडस्ट्रीज़, उस पे दो चीज़ पे है। पहला होता है बेसिक इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन और स्टील, ये तो बेसिक है। आयरन और स्टील अगर वो प्रोडक्ट दे रहा है तो स्टील से तो कुछ भी बन सकता है, तो ये बेसिक हो गया। दूसरा है कंज्यूमर गुड, मतलब कंज्यूमर पे बेसिस है, बेस्ड है, जैसे कि बिस्किट वाला इंडस्ट्री। देखिए आप यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आटा आ रहा है, बिस्किट बन रहा है। फिर टेक्सटाइल्स वाला इंडस्ट्री जो कि कंज्यूमर पे बेस्ड है। फिर व्हीकल्स मतलब ऑटोमोबाइल्स, जिससे जैसे कि कार्स हो गया, स्कूटर्स हो गया, साइकिल्स हो गया। अब अगर ओनरशिप पे बात करें, मतलब इंडस्ट्री को कौन खरीदा हुआ है, किसके अंदर वो काम कर रहा है, कौन उसका मालिक है, तो पहला आ गया पब्लिक सेक्टर, जो जिसका मालिक गवर्नमेंट होती है। जैसे कि अपना भारत में अब भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। ONGC जो कि भारत पब्लिक सेक्टर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कंट्रोल करती है। फिर ओनरशिप में आता है प्राइवेट सेक्टर, जिसको कि प्राइवेट इंडस्ट्री का प्राइवेट जो है उसको ओन किया हुआ है, जैसे कि अडानी वाला, अडानी पोर्ट, अडानी सीप, ठीक है। फिर आता है जॉइंट सेक्टर, जो कि पब्लिक और प्राइवेट का दोनों का जॉइंट वेंचर होता है। इसमें पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी हिस्सेदारी है, और प्राइवेट सेक्टर जैसे कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी का भी उसमें हिस्सेदारी है। इसका एग्जांपल अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका कौन सा एग्जांपल हो सकता है। वही यहाँ पे डिफाइन किया गया है, देखो, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, है ना। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन इनपुट रॉ, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फिर आपका फॉरेस्ट बेस्ड, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप, लार्ज स्केल, अच्छा, एनिमल बेस्ड, फिर आपका आउटपुट प्रोडक्ट पे, जैसे कि आयरन स्टील बेस्ड ऑन ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार चैप्टर को पढ़ भी लेना, काफ़ी अच्छा रहेगा, या अगर पढ़ दियो तो आकर के देखो तो रिवाइज हो जाएगा कंसेप्ट। अब ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री रीजन्स के बारे में बात करें, जो कि नॉर्मली पूरा दुनिया में बहुत दिनों से उसी जगह पर बैठा हुआ है, और बहुत वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो जो पुराने इंडस्ट्रीज़ रीजन्स थे, या ट्रेडिशनल जहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन होता है, उसको पहचानने का दो तरीका है। पहला ये है कि जो रीजन रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा है, ये है इंडिया भी मान लेते हैं, इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है इस रीजन में। तो इस रीजन का क्या प्रॉपर्टी होगा कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में है। यहाँ पर नॉर्मली लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, बहुत कम ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब पे काम करते होंगे। यहाँ का जो बगल का जो रीजन होगा, यहाँ पे हाउसिंग जो है, हाउस बहुत ज़्यादा क्लस्टर्ड में रहेंगे, क्योंकि लोग बहुत सारे लेबर्स यहाँ पे काम करते हैं, और उनका जो हाउस रहेगा वो बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रही रहेगा, पुअर सर्विस रहेगा। उसके बाद पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडस्ट्री में आप जानती हो कितना पॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि अगर इंडस्ट्री बंद हुआ, अगर इंडस्ट्री बंद हुआ तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मेनली लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जर्मनी में, जर्मनी एक देश है, वहाँ पे रूर कोल्ड फील्ड का बात करते हैं। रूर एक जगह है जहाँ पर था कोयले का फील्ड, बहुत फेमस एरिया है। वहाँ के इंडस्ट्री के बारे में, उस इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। तो रूर कोल फील्ड जो था, वो एक समय जर्मनी का जो टोटल स्टील प्रोडक्शन होता था उसका 80% सिर्फ उसी एरिया में होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पे जो कोयल्स है, जो कोयला का आने का जो स्पीड है या डिमांड है, वो कमते गया, और धीरे धीरे कुछ कुछ वहाँ का इंडस्ट्रीज़ जो है वो बंद होने लगा। हालांकि अभी जो रूर जो एरिया है, वहाँ पर कोयला और स्टील का जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत कम होते जा रहा है, और उसकी जगह पर नया नया आ रहा है, जैसे कि ओपेल कार असेंबली प्लांट, केमिकल प्लांट्स, यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे बन रहे हैं। और जो रूर एरिया है, जो कि एक फेमस एरिया था इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए रहने का जगह, इंडस्ट्रीज़ में काम करने का जगह, वहाँ पे अब नया नया शॉपिंग सेंटर्स खुल रहा है, और उसको न्यू रूर लैंडस्केप कहा जा रहा है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री का बात करें तो ये एक बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स काफ़ी यूज होता है, जैसे कि स्टील का बहुत सारे चीज़ बनते हैं, है ना। आयरन का बहुत सारे चीज़ बनते हैं, जैसे कि आपका ब्रिज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, छोटे मोटे चीज़, बहुत सारा चीज़ बनता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली कहाँ पे होता है, नियर पोर्ट्स यूज़ होता है, पोर्ट के सामने। अब देखो, अगर
जितने भी इंडस्ट्री होगा आयरन और स्टील का, वो पोर्ट के अगल बगल ही होगा, क्योंकि उसको एक्सपोर्ट करना है वहाँ से, वो पोर्ट से शिप में वो दे करके बाहर वो वाटरवे से एक्सपोर्ट किया जाएगा, इसलिए वो नॉर्मली पोर्ट के अगल बगल ही होता है। और अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें तो ये भारत में भी है, ठीक है। जैसे कि यूएसए का अगर बात करें तो पिट्सबर्ग में, ग्रेट लेक, इरे, क्लीवलैंड, है ना, इस जगह पर है। इंडिया का अगर बात करें तो ये आपका झारखंड वाले रीजन में है, फिर जमशेदपुर में है, दुर्गापुर में है। भारत का अगर बात करें राउरकेला, भिलाई, बोकारो, यहाँ सब है। अगर रशिया का बात करें तो मॉस्को में है, सेंट पीटर्सबर्ग में है। तो ये सब जगह पर ये इंडस्ट्रीज़ फेमस है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अगर बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल मतलब कि कॉटन को यूज़ करके कपड़ा बनाना, मोटा मोटी यही है। इसका 3 सब सेक्टर है। पहला आता है हैंडलूम, जहाँ पर कि हाथ से, हाथ करघा जिसको बोलते हैं, हाथ से वहाँ पे ये अपना टेक्सटाइल बनता है, ठीक है। दूसरा आता है पावरलूम, जहाँ पर पावर और मशीन का इम्पॉर्टेंट ये बन जाता है। और तीसरा आता है मिल सेक्टर, जहाँ पर बस वो कपड़ा बनाया जा रहा है, ठीक है। तीनों में पहला अगर बात करें हैंडलूम का, तो यहाँ पर लोगों को काम बहुत करना पड़ता है, इसलिए इसको लेबर इंटेंसिव बोलते हैं। यहाँ पर कैपिटल कम लगता है, पैसा कम लगता है। पावरलूम में पैसा ज़्यादा लगता है, कम लोगों को काम करना पड़ता है। और मिल सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अगर इसका बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर है, इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ का बात करते हैं तो ये बेस्ड है नॉर्मली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अभी इसी का ज़माना चल रहा है, रिसर्च किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। मोबाइल फ़ोन का बात करते हैं, पहले कितना छोटा मोबाइल फ़ोन आता था, अब कितना बड़ा मोबाइल फ़ोन आने लगा। आजकल मोबाइल फ़ोन से बहुत कुछ चीज़ें होने लगी। आप अभी वीडियो देख रहे हो मोबाइल फ़ोन के कारण। अभी तो फिलहाल गूगल के द्वारा एक सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें कि अर्थक्वेक आता है तो आपको मैसेज मिल जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब R&D पर है। यहाँ पर जो वर्कर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस रहते हैं, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैरेक्टर दिखाते हैं। वो वर्कर्स काफ़ी स्किल्ड रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ का जो वर्कर्स है उसको बुलाया जाता है वाइट कॉलर, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स होते हैं, उसको सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में सिखाया जाता है, और वो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। ब्लू कॉलर जिसका मेनली काम था लेबर इंटेंसिव, वो इस जगह से उस जगह ढोने का काम, कोई चीज़ को ले जा करके रखने का काम, या फिर किसी को पीटने का काम, मतलब इंडस्ट्रीज़ में ही, लोगों को नहीं। तो इस तरह के जो लोग थे उसको बोलते थे ब्लू कॉलर जॉब, लेबर इंटेंसिव जिसको बोलता है। वाइट कॉलर जॉब ज़्यादा हो गया, प्रोफेशनल्स जो है वो वहाँ पे ज़्यादा हो गया, रोबोटिक्स आ गया है, कंप्यूटर डिज़ाइन करने लग गए हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है। अब काम आपको शरीर से नहीं करना होता है, दिमाग से करना होता है। काफ़ी ज़्यादा नीटली स्पेस्ड, मतलब एकदम क्लीन, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो जो एरिया रहेगा वो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा। बस आपको काम अपने दिमाग से करना है। स्टार्टअप्स बन रहे हैं भारत में। अब जैसे बेंगलुरु हो गया, वहाँ पे क्या है, बस यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लोग हैं। कैसा इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, लेकिन वहाँ पे काम बहुत करना पड़ता है, दिमाग से काम करना पड़ता है, हाथ और पैर उतना नहीं लगता उसमें। तो अब यहाँ पे अगर बात करें कुछ कुछ एरियाज़ का, जैसे कि सिलिकॉन वैली हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, सैन फ्रांसिस्को नियर जो सैन फ्रांसिस्को के नियर जो सिलिकॉन वैली है। इंडिया में अगर बात करें हम लोग तो बंगाल है, सॉरी बेंगलुरु है। तो अब बोला जा रहा है कि बेंगलुरु अब सिलिकॉन वैली को भी आने वाले समय में पीछे छोड़ सकता है। तो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, पहला ये कि एग्जाम्पल ऑफ फुटलूज इंडस्ट्रीज़ क्या है, और दूसरा मैंने आपसे ये पूछा है कि दूसरा मैंने आपसे क्या पूछा, हाँ, कि इंडस्ट्रीज़ कुछ एक ही जगह पर क्यों होते हैं, हर जगह पर इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं लगे होते हैं, तो ये आपको बताना है। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।